तो शुरुआत में हमें किंग का बेटा दिखाया जाता है। अब क्योंकि उसकी डेड किंग तो मर गई थी, तो थ्रोन यानी राजगद्दी पर वो बैठ गया था, यानी अगला किंग बन गया था और आज उसके लिए किंग डे मनाया जा रहा था। इसी खुशी में वहाँ पर तलवारबाजी का मुकाबला किया जा रहा था। इसमें जो लड़ाई करने वाला था उसने बहुत सारी शराब पी होती है, जिस वजह से किंग के बेटे को बहुत गुस्सा आता है। सजा देने के लिए वो अपने नाइट्स को कहता है कि इसे तब तक शराब पिलाओ जब तक कि ये मर न जाए। तब उसकी नाइट मोटा सा पाइप उसके मुंह में लगाकर बड़े से बर्तन से उसके मुंह में शराब डालने लगती है। पर नाइट स्टार जो दूसरे किंगडम के लॉर्ड थे, उनकी बेटी किंग के बेटे को ऐसा करने से रोक देती है कि अगर तुम अपने किंग डे पर यानी खुशी के माहौल में किसी के साथ ऐसा इतना बुरा सलूक करोगे, तुम्हारा पूरा साल बुरा जाएगा। किंग का बेटा इस बात को मान जाता है और उस तलवारबाज को छोड़ने का कहता है। इसके बाद हम नाइट स्टार के बेटे रोब स्टार को नॉर्थ एरिया में देखते हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ लॉर्ड्स ने उसे नॉर्थ का किंग बना दिया था। विंटरफेल किंगडम राज्य के जो मसले थे उन्हें नाइट स्टार का छोटा बेटा हल कर रहा था। हालांकि अभी वो काफी छोटा था। यहाँ एक जंगली लड़की भी थी जो वैसे तो बड़ी दीवार के उस पार से आई थी, लेकिन वो नाइट स्टार के बेटे और उसके साथी का बहुत ख्याल रखती थी। एक और किंगडम में डेनेरिस अपने तीनों ड्रैगन के साथ रेगिस्तान से गुजर रही थी। उसके साथ उसका ट्रांसलेटर, सर्वेंट और कुछ सिपाही थी। और क्योंकि ये रेगिस्तान था, इसलिए इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक भूख की वजह से उसका घोड़ा नीचे गिर गया। काफी दिन से कुछ ना खाने की वजह से वही अपना दम तोड़ देता है। अब ये देखते हुए डेनेरिस अपने 3 सिपाहियों को खाना और पानी की तलाश में भेज देती है। समंदर में मौजूद एक शहर में हम किंग के भाई को पहली बार देख पाते हैं, जिसका नाम स्टैनिस था। और क्योंकि किंग की मौत हो गई थी, इसलिए स्टैनिस को लगता है कि राजगद्दी का असली हकदार मैं हूँ, न कि किंग का बेटा। यहाँ उनके साथ एक काफी ताकतवर जादूगरनी भी बैठी हुई थी। यहाँ स्टैनिस एक खत लिख पाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि किंग की वाइफ का अपने भाई जेमी के साथ जो ताल्लुक है मुझे उसका पता है, और उनकी जो नाजायज बच्ची है मैं उनके बारे में भी सब जानता हूँ। और अब थ्रोन यानी राजगद्दी तख्त का असली हकदार मैं हूँ। यहाँ स्टैनिस के साथ उनकी राइट हैंड भी बैठे हुए थे, यानी जो उनकी खास आदमी थे। यहाँ हम साफ साफ देख लेते हैं कि वो जादूगरनी कितनी ताकतवर है। वो जहर से भरी एक शराब पी लेती है, पर उसे जरा सा भी कुछ नहीं होता, एकदम वो बिल्कुल ठीक रहती है। अब रोब का टेंट दिखाया गया, जहाँ हमें पता चला कि रोब ने जेमी के खानदान के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी, और अब उसके पास भी किंग के भाई स्टैनिस का खत पहुँच जाता है। और यहाँ उसे ये बात भी पता चल जाती है कि किंग का जो बेटा है वो किंग का नहीं बल्कि जेमी का है, जिसका मतलब कि किंग की वाइफ ने अपने भाई के बेटे को ही पैदा किया। और क्योंकि जेमी को रोब ने पकड़ लिया था, इसीलिए वो किंग की वाइफ को एक खत लिखता है कि मैं जेमी को छोड़ दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। पहली शर्त ये है कि तुम्हें मेरी दोनों बहनों को वापस भेजना होगा। दूसरी शर्त कि हमारे जितने भी लोग जंग में मारे गए हैं उनकी लाशों को भी वापस करना होगा। तीसरी और आखिरी शर्त कि वेस्टोस का जो नॉर्थ एरिया है उसे इन 7 किंगडम्स में ना गिनकर अलग गिना जाए। अब रोब से मिलने उसका सौतेला भाई आया, जो कहता है कि मैं अपने असली डैड के पास जा रहा हूँ मदद मांगने, ताकि जेमी और उसकी फौज से लड़ने में वो तुम्हारी मदद कर सके। अब रोब अपने मोम को भी भेजता है किंग के छोटे भाई के पास मदद मांगने, ताकि उन्हें जंग में और मदद मिल सके। जॉन और लॉर्ड कमांडर दीवार की दूसरी साइड जाते हैं। वहाँ एक मशहूर घर में वो जैसे ही गए तो उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जो एक शिकारी था, और उसकी बहुत सारी बीवियां थी, क्योंकि जब भी उसकी बेटी पैदा होती है तो उसके बड़े होने पर वो उसके साथ शादी कर लेता है। पर उसके बेटों का क्या होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छा नहीं होता उनके साथ। जॉन और लॉर्ड कमांडर उसके घर पर ही रुकते हैं। यहाँ लॉर्ड कमांडर उससे यहाँ की दीवार की दूसरी तरफ की सूरत हाल के बारे में पूछते हैं। तब शिकारी बताता है कि जितने भी जंगली लोग हैं वो एक आदमी से जा मिले, जो पहले तो एक नाइट ही था, पर वहाँ से भागकर जब वो यहाँ आया तो सभी जंगली लोगों का किंग बन गया। बोना अपने एक दोस्त के साथ था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। अब लड़की को कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए बोना उसे सबसे छुपाकर कैपिटल शहर में ले आया था, यानी किंगडम्स के सबसे बड़े शहर में। किंग की वाइफ यानी जेमी की बहन अपने किंगडम के लॉर्ड से मिली और उससे नाइट स्टार की छोटी बेटी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो इनकी कैद से भाग गई थी। बातों बातों में किंग की वाइफ को पता चल गया था कि ये लॉर्ड मेरे और मेरे भाई जेमी की गलत ताल्लुकात के बारे में जान चुका है, इसीलिए वो अपने सिपाहियों को हुक्म देकर पहले उसे पकड़वाती है, फिर उसके गर्दन पर तलवार रखवाकर उसे धमकाकर छोड़ देती है। किंगडम में किंग का बेटा जो अब किंग बन गया था, वो किंग के सारे सौतेले बच्चों को एक एक करके मार रहा था। सिर्फ एक ही सौतेला बच्चा बचा था, जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। किंग के उस बेटे के साथ नाइट स्टार की छोटी बेटी भी थी, क्योंकि वो दीवार के पास जा रहा था नाइट बनने के लिए, और रास्ते में वो नाइट स्टार की बेटी को उसके किंगडम विंटरफेल में सही सलामत उतार देगा। बच्चे जैसे एक जगह पर उतरी तो उसकी मुलाकात एक बहादुर वॉरियर से हो जाती है, जो इस वक्त पिंजरे में बंद था। किंग की वाइफ के पास रॉब का खत आ ही गया था, पर वो उसकी तीनों शर्तों को मानने से इनकार करके खत को ही फाड़ देती है। उन्हें यहाँ दीवार की तरफ से आया हुआ लॉर्ड कमांडर का खत भी मिलता है। इसमें उन्होंने बताया था कि लाशें अचानक जिंदा हो रही हैं, और उनमें से एक लाश ने मुझ पर हमला किया, पर किंग की वाइफ इस बात पर भी यकीन ना करके मजाक में टाल देती है। रेगिस्तान में डेनेरिस
डेनेरियस जब लेटी थी तो उसके पास एक घोड़ा आया जिसके ऊपर कपड़े का बैग पड़ा हुआ था। उसे जैसे ही चेक किया गया तो उसमें से एक इंसान का कटा हुआ सर निकलता है और ये उन्हीं सिपाहियों में से एक का था जिन्हें डेनेरियस ने खाना पानी ढूंढने के लिए भेजा था। रोब का सुरीला भाई भी अपने डैड के पास आइलैंड पहुंच गया था। वो उनसे शिप मांगता है ताकि वो रोब के साथ मिलकर कैपिटल शहर पर हमला कर सके। स्टैनिस का राइट हैंड भी एक समुद्री लुटेरे से आकर मदद मांगता है ताकि वो इन्हें शिप दे तो स्टैनिस कैपिटल शहर पर हमला कर सके। दरअसल की राइट हैंड पहले एक नशा बेचने वाला हुआ करता था और उसने एक जंग में स्टैनिस की मदद की जिस बात से स्टैनिस को खुशी हुई। पर जब उन्हें पता चला कि वो नशा बेचता है तो सजा के तौर पर उन्होंने उसकी 2 उंगलियां काट दी। फिर और कोई बड़ी सजा ना देकर माफ कर दिया और अपना राइट हैंड बना लिया। उधर दीवार की उस पर शिकारी आधी रात को अपना बच्चा कहीं ले जा रहा था पर तभी उसे जॉन देख लेता है। वो शिकारी का पीछा करना शुरू कर देता है। देखता है कि शिकारी अपने बच्चे को जंगल में छोड़ के चला गया है। उसके जाने के बाद वह ज़ॉम्बी डीमन आकर बच्चे को उठाकर ले जाता है। ये देखकर जॉन अभी हैरान हो ही रहा था कि बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है कि तभी शिकारी जॉन को देख चुका था। वो अपने हथियार से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसे मार मार कर लॉर्ड कमांडर के सामने लाकर फेंक देता है क्योंकि अब उसका पोल खुल चुका था। उसे इतना गुस्सा आया हुआ था कि वो उन सबको वहाँ से जाने का कहता है, ये कहकर कि मैंने तुम्हें यहाँ पनाह दी पर तुम मुझ पर ही नजर बना के बैठे हुए हो। सब नॉर्मल होने के बाद जॉन लॉर्ड कमांडर से पूछता है कि आपको ये सब पहले से ही पता था, मैं जान गया हूँ, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर लॉर्ड कमांडर जवाब देते हैं कि हाँ बेशक मैं सब जानता था पर चुप इसलिए था क्योंकि इस शिकारी ने हमें अपने घर में जगह दी थी तो मुझे अपना मुंह बंद करना पड़ा। जिसके बाद अगली सुबह ये वहाँ से चले जाते हैं। रॉब की मॉम भी किंग के छोटे भाई के पास आ गई थी मदद मांगने। यहाँ उनकी मुलाकात एक नाइट लड़की से हुई। बेशक वो एक लड़की थी और बहुत बहादुर थी, इसलिए किंग का भाई उसे अपनी गार्ड बना लेता है। रॉब के सतीले भाई की डैड विंटरफेल पर हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं, जो बात रॉब के सतीले भाई को पसंद नहीं आती क्योंकि वो वहाँ नाइट स्टार और अपने सतीले बहन भाइयों के साथ रहता है, इसीलिए वो अपने डैड को मना करता है। जिस पर उसकी बहन उस पर गुस्सा होकर हमला करने के लिए मनाती है, जिस पर मजबूरन उसे इनकी बात माननी पड़ती है। अब जेमी और किंग के बेटे की आर्मी इन्हें दुश्मन की फौज किंग के आखिरी बचे सतीले बेटे को ढूंढने के लिए उनके कैंप पर हमला कर देती है। वो लोग वहाँ तलवारबाजी करना शुरू कर देते हैं। वो सारे लोगों को मार गिराते हैं जिनमें नाइट स्टार के खास आदमी की भी मौत हो जाती है। यहाँ नाइट स्टार की छोटी बेटी उस बहादुर वॉरियर की मदद करती है जो पिंजरे में बंद था। दुश्मन आर्मी उन सबको पकड़ लेती है। वो बहुत बेरहम थे, एक बच्चे के सीने में तलवार घुसाकर उसे मार देते हैं। जिसके बाद वो किंग के सतीले बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहाँ नाइट स्टार की बेटी चालाकी से एक लाश की तरफ इशारा कर देती है कि किंग का वो बेटा ये है जो अब मर चुका है। उधर रॉब भी अपनी आर्मी के साथ दुश्मनों की आर्मी को हराता हुआ काफी आगे आ चुका था। उसने बहुत सारे दुश्मन सिपाही मार गिराए। वहाँ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। उनके खुद के भी काफी सिपाही जख्मी हो गई थी, जिन सबका इलाज एक लड़की कर रही थी क्योंकि वो एक नर्स थी। उधर किंग का बेटा नाइट स्टार की बड़ी बेटी जिसके साथ पहले उसकी शादी होने वाली थी, जो उसकी कैद में थी, वो उसे सबके सामने अपने सोल्जर से पिटवा रहा था। बेचारे के कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस रोती जा रही थी। इतनी ही देर में यहाँ बोला भी आ गया जो किंग की बेटी को डांट लगाकर नाइट स्टार की बेटी को बचा लेता है। अब नाइट स्टार की राख और हड्डियां लॉर्ड को दे दी जाती हैं, जिन्हें देने वो नाइट स्टार की वाइफ के पास जाता है। पर वो लॉर्ड पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि लॉर्ड ने नाइट स्टार के खिलाफ बगावत करके उन्हें धोखा दिया था। जिस पर लॉर्ड उनसे झूठ बोल देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो, ये सब अफवाहें हैं। और सच तो ये है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड नाइट स्टार तो मर गया है इसलिए अब हम शादी कर लेंगे। जिस पर वो और भड़क गई, तलवार दिखाकर उसे वहाँ से धमकाकर भगा देती है। डेनेरियस के पास उसके 2 बचे हुए सिपाही आते हैं जिनको भी उसने खाना पानी की तलाश में भेजा था, जो डेनेरियस को यहाँ के सबसे अमीर शहर के बारे में बताते हैं, जो सुनकर वो फौरन वहाँ के लिए निकल जाती है। अब दुश्मन सिपाही नाइट स्टार की बेटी और किंग के आखिरी सौतेले बेटे जिसे उन्होंने पकड़ लिया था और एक बच्चे को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले आते हैं, जहाँ का लीडर एक जले हुए सोल्जर का भाई था जो शुरू से ही जालिम था। वो मासूम लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था। तभी यहाँ जेमी की डैड आई जो कुछ दिन यही रहने का फैसला करते हैं ताकि वो रॉब से लड़ने की तैयारी कर सके। यहाँ वो जैसे नाइट स्टार की बेटी को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये एक लड़की है, जिस बात से वो काफी मुतासिर हुए क्योंकि वो काफी बहादुर और तलवारबाज थी, तो इसीलिए वो उसे अपने लिए खाने पीने का ध्यान रखने के काम पर रख लेते हैं। डेनेरियस भी अमीर शहर के बाहर पहुँच गई थी। शहर के गेट पर 13 लोग खड़े थे जो यहाँ के सबसे अमीर लोग थे। उनमें से एक अमीर आदमी आगे आया जो डेनेरियस को कहता है कि मैं तुम्हारे ड्रैगन्स को देखना चाहता हूँ। इस पर वो कहती है ठीक है मैं दिखा दूंगी, पर पहले तुम्हें मुझे अपने शहर के अंदर ले जाना होगा। इस पर वो अमीर आदमी इनकार करके वापस अपने लोगों के पास चला जाता है। इस बात से डेनेरियस को गुस्सा आ गया। वो लोगों को धमकाने लगती है कि अगर तुम्हें इतना ही घमंड है अपने शहर पर तो देखना मैं ये रहने नहीं दूंगी। जब मेरे ड्रैगन्स बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे शहर पर हमला करवा
करवा के तुम्हारा पूरा शहर जलाकर तहस नहस करवा दूंगी। ये सुनकर अमीर शहर का हेड आगे आया, जो डेनेरियस को अपने शहर के अंदर भेजने के लिए मान जाता है और इशारे से कहता है, आइए आइए, हमारे शहर में आपका वेलकम। कैपिटल शहर में बोना किंग की वाइफ के कजन से आकर मिलता है और ये वही कजन है जिसने जानबूझकर किंग को जंगल में शराब पिलाई थी ताकि किंग को नशा हो और उनकी मौत की वजह बने, क्योंकि इस कजन के साथ भी किंग की वाइफ का ताल्लुक बना हुआ था। इस बात का बोनी को पता चल गया था। वो उसे डराता है कि तुम मुझे किंग की वाइफ, जो मेरी बहन भी है, उसकी सारी जानकारी मुझे ला कर दोगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे और उसके चक्कर के बारे में किंग के बेटे को बता दूंगा। वो तो पहले ही जालिम किंग बना हुआ है, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। रात के वक्त स्टैनिस अपने राइट हैंड को जादू करने के साथ एक कश्ती के जरिए भेजता है। दोनों कश्ती का सफर तय करने के बाद एक केव इन्हीं गार में आ गई और ये जगह स्टैनिस की बाई के कैंप के काफी पास थी। जहाँ आते ही जादू करने के साथ अजीब होने लगा। वो अपने कपड़े उतार कर वहाँ बैठ जाती है, बुरी तरह हाँप रही थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और अब उसके बच्चे पैदा होने का टाइम आ गया था। पर हैरत, वो यहाँ बच्चे को नहीं, एक काले साई को पैदा करती है, जो देखकर स्टैनिस का राइट हैंड एकदम काफी दंग रह गया। उधर कैंप में स्टैनिस का भाई और नाइट स्टार की वाइफ आपस में बात कर रही थी। यहाँ स्टैनिस की भाई के साथ उसके गार्ड भी थी कि तभी यहाँ वो एक काला साया एक इंसान के शेप में आ जाता है, जो एक काले साई का ही चाकू बनाकर उसे स्टैनिस की भाई के सीने में घुसा देता है, जिससे वो इतना तड़पा कि वही उसकी मौत हो गई। ये देखकर उसके गार्ड और नाइट स्टार की वाइफ इतना डर गई कि चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर वह बहुत सारे गार्ड्स आ गए, पर क्योंकि तब तक वो साया वहाँ से जा चुका था, इसलिए गार्ड्स को लग रहा था कि इस फीमेल गार्ड ने उसे मारा है, तो वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन फीमेल गार्ड बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ी। एक गार्ड की वो कंधे पर हमला करती है, एक के सीने में तलवार घुसा देती है और एक की सीधा सिर में तलवार दे मारती है, जिसके बाद वो काफी रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर नाइट स्टार की वाइफ उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब क्योंकि वो मर चुका था तो मतलब स्टैनिस उन पर कभी भी हमला कर सकता था, इसीलिए बाकी बचे लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। किंग की वाइफ का कजन बोने से आकर मिलता है ताकि उसे किंग की वाइफ के बारे में जानकारी दे सके। वो बताता है कि किंग की वाइफ एक खतरनाक तेज लिक्विड बनवा रही है, जो तेजाब की तरह इतना तेज है कि वो किसी भी चीज को आसानी जला सकता है और ये लिक्विड जंग में इस्तेमाल किया जाता था। फिर वो बोने को एक आदमी के पास लेकर जाता है, जो किंग की वाइफ के कहने पर वो लिक्विड बना रहा था। वहाँ उस आदमी ने बहुत सारा लिक्विड बना भी लिया था, जिसे मटकों में भरकर रखा हुआ था। असल में वो ऐसा इसलिए करवा रही थी ताकि इस लिक्विड को जंग में वो स्टैनिस के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब स्टैनिस का राइट हैंड वापस आकर स्टैनिस को जादू करने की सारी बात बता देता है कि उसने कैसे एक काले साई को जन्म दिया, जिसने जाकर स्टैनिस के भाई को मार दिया। पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो यही अपने भाई को मरवाना चाहता था, जो काम हो भी गया। जिसका मतलब कि इसने जानबूझ के जादू करने को उस केव में भेजा और उस काले साई की मदद से अपने भाई को मरवा दिया। उधर रोब का सुतीला भाई अपने डैड और बहन की बातों में आकर आखिरकार विंटरफेल पर हमला करने के लिए राजी हो ही गया, जहाँ बहुत जल्द वो हमला करने वाले थे, जिसका मतलब कि वो अपने सुतीले बहन भाइयों के साथ बगावत पर उतर आया था। नाइट स्टार की वाइफ फीमेल गार्ड को बचाकर जंगल में ले आई। यह फीमेल गार्ड उससे बहुत खुश हुई। उसकी जान बचाने के लिए वो नाइट स्टार की वाइफ के सामने अपनी तलवार रख के आज से उसकी गार्ड बन जाती है। अब नाइट स्टार की छोटी बेटी की मुलाकात दोबारा से उस बहादुर वॉरियर से हो जाती है और क्योंकि उसने बहादुर वॉरियर की पिंजरे से निकलने में मदद की थी, उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो कहता है कि अब एहसान का बदला देने का टाइम आ चुका है। मैं तुम्हारे लिए किसी भी 3 लोगों को मार दूंगा, तुम्हें बस उनके नाम मुझे बताने होंगे। और क्योंकि दुश्मन सिपाही उन्हें बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए बच्ची एक सिपाही का नाम उसे बताकर वहाँ से चली जाती है। दीवार के उस पार सारे लोग बर्फीले इलाके में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक रेंजर मिल जाता है, जो पिछले साल यहाँ आने के बाद वापस नहीं लौटा था, पर हैरत वो अभी तक जिंदा था। यहाँ एक आदमी लॉर्ड कमांडर को बताता है कि जंगली लोगों का किंग अपने लोगों के साथ नॉर्थ को छोड़कर साउथ की तरफ जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ में अब सर्दियाँ जो आ गई है, जिसका मतलब कि अब यहाँ ज़ॉम्बी डीमंस के आने का खतरा है और जंगली लोगों के किंग के यहाँ से जाने की भी यही वजह है। जिस सुनकर लॉर्ड कमांडर उस किंग को मारने का हुक्म दे देते हैं। अमीर शहर जहाँ डेनेरियस रह रही थी, वहाँ वो अपने ड्रैगन्स को गोश्त को रोस्ट करने का तरीका सिखा देती है, क्योंकि जब भी वो बोलती थी डेनेरियस, वो अपने मुंह से आग उगलती थी, जो किसी भी चीज को पका दिया करती थी। अब अमीर शहर में डेनेरियस के आने की खुशी में यहाँ का हेड पार्टी रखता है, जिस पार्टी में डेनेरियस की मुलाकात यहाँ के जादूगर से भी हुई, जो काफी अजीब सा था। इसके बाद हेड उसे अपनी तिजोरी दिखाने लेकर गया। वो डेनेरियस को बताता है कि इसमें मेरा बहुत सारा सोना है, इतना सोना कि तुम इसे बेचकर अपने लिए ढेर सारे शिप्स खरीद सकती हो और कैपिटल शहर पर हमला कर सकती हो। पर हाँ, ये सोना पाने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, बोलो मंजूर है तुम्हें? इस पर डेनेरियस उसे गौर से देखती है, पर बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से चली जाती है। वो इस बारे में आकर अपने साथी से पूछती है, जो उसे शादी करने से साफ साफ मना कर देता है। अब नाइट स्टार की छोटी बेटी के कहने के मुताबिक बहादुर वॉरियर ने दुश्मन के उस सिपाही को मार दिया था और रोब का सुतीला भाई जो बगावत पर
पर उतर आया था उसने विंटरफेल पर हमला करके यहाँ कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वो अपने सौतेले भाई नाइट स्टार के छोटे बेटे के पास जाता है और उसे हार मानने के लिए कहता है, और क्योंकि वो बच्चा था इसलिए अपने लोगों के सामने हार मान ही लेता है। सौतेले भाई को देखकर सब उसे गद्दार कहते हैं, क्योंकि बचपन से नाइट स्टार ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था और आज इसने उनके किंगडम पर हमला कर दिया, जिस बात से वो चिढ़ गया और वहाँ के हेड जो काफी बूढ़े थे तलवार से उनका गला काट देता है। ये देखकर जंगली लड़की चालाकी से रात को सौतेले भाई के पास जाती है और बहाने से उसे चाबी हासिल करके अपने सभी साथियों को आजाद कर लेती है, जिसके बाद वो सभी विंटरफेल को छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। दीवार की उस पर लॉर्ड कमांडर ने जॉन और कुछ नाइट्स को जंगली लोगों के किंग को मारने के लिए भेजा था। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ जंगली लोग जो उस किंग के ही थे वो इन पर हमला कर देते हैं, पर सभी नाइट और जॉन बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करके सबको मार देती है। पर एक जंगली लड़की बच जाती है जिसे जॉन ने पकड़ लिया था। वो अपने साथी को कहने लगा कि आप जाए, मैं इसे मार दूंगा। जॉन उस पर तलवार से कई बार वार करने की कोशिश करता है लेकिन उसे मार नहीं पाता, जिस चीज का फायदा उठाकर वो लड़की जॉन पर ही हमला करके वहाँ से भाग जाती है। वो भी उसके पीछे भागने लगा। लड़की जैसे एक जगह पर गिरी, जॉन ने वहाँ कूद कर फौरन आके दोबारा उसे पकड़ लिया। अब वो दोबारा न भागे इसलिए जॉन ने उसे बांध दिया था। रात होने की वजह से वो उसे वहीं लेकर सो जाता है। उधर रॉब के पास उसकी मम वापिस आ जाती है। तभी उनका सिपाही खत लेकर आता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रॉब के सौतेले भाई ने इन्हें धोखा दिया है। उसने विंटरफेल पर हमला करके वहाँ कब्जा कर लिया है। जो सुनकर रॉब को इतना गुस्सा आया कि वो भी उस पर हमला करने का फैसला करता है, पर उसे सिपाही रोक लेता है ये कहकर कि आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मेरा एक सौतेला बेटा है वो वहाँ जाकर उस पर हमला कर देगा। कैपिटल शहर में किंग की बेटी की शादी दूसरे किंगडम के प्रिंस राजकुमार से की जा रही थी, इसलिए महल के सभी लोग उसे कश्ती में छोड़ने आए हुए थे। पर जब वो वापस महल जा रही थी तो लोगों की भीड़ में एक इंसान किंग की बेटी पर हमला कर देता है, क्योंकि उसने उसके सर पर मिट्टी वाला पत्थर फेंक के मारा था, जिस बात से किंग की बेटी को इतना गुस्सा आया कि वो अपने सिपाहियों को कहकर सभी लोगों को मारने का हुक्म देता है। इससे पहले कि सिपाही लोगों पर हमला करते लोग भड़क गए, उल्टा उन्हीं पर हमला कर देते हैं। लोगों ने उन पर तीरों, तलवारों और पत्थरों की बारिश कर दी थी, और क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे इसलिए महल के लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर महल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ बाहर के कुछ लोग भी अंदर आ गए थे जो नाइट स्टार की बेटी को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं, फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ वो सोल्जर जिसका चेहरा जला हुआ था वो आकर इन लोगों पर हमला कर देता है। एक वो हवा में लहराकर मारता है तो दूसरे की कमर में अपना चाकू घुसाकर, जिसके बाद वो नाइट स्टार की बेटी को बचाकर वहाँ से ले जाता है। महल में दूसरी तरफ बोना किंग की बेटी पर काफी गुस्सा करता है, उसे जोरदार थप्पड़ भी लगाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने एक इंसान जिसने तुम्हें पत्थर मारा था उसकी वजह से सब लोगों को मारने का कहा, जिससे लोग भड़क गए और उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तभी यहाँ जला हुआ सोल्जर नाइट स्टार की बेटी को लेकर आ जाता है। अब एक सिपाही को नाइट स्टार की छोटी बेटी पर शक हो गया था, जिस बारे में बताने के लिए वो जेमी के डैड के पास जाने लगा, यानी दुश्मनों के हेड के पास। ये देखकर बच्ची घबरा गई। वो बहादुर वॉरियर के पास आकर उसे उस सिपाही का नाम बता देती है ताकि ये उसे मार दे। वो सिपाही जेमी के डैड के पास पहुँच तो गया था लेकिन कुछ बताने से पहले ही बहादुर वॉरियर उसे मार देता है। अमीर शहर में डेनेरिस ये देखकर काफी परेशान रह जाती है कि किसी ने उसके बहुत सारे लोगों को मारकर उसके ड्रैगन्स को भी चुरा लिया है। अब जहाँ जेमी को कैद किया हुआ था वहाँ रोब एक लड़के को भी रखता है, जिस चीज का फायदा उठाकर जेमी उस लड़के के पास आया और उस पर हमला करके पहले उसे नीचे गिराता है, फिर बहुत बार उसे पीट कर चाल से मार देता है। ये हलचल देखकर एक गार्ड पिंजरे को खोलकर अंदर आया, तब जेमी उस पर भी हमला करके वहाँ से भाग जाता है। अब हमें पता चला कि अमीर शहर का हेड वहाँ के जादूगर से मिला हुआ है और उन दोनों ने ही मिलकर डेनेरिस के ड्रैगन्स को चोरी करवाया है। अब जादूगर डेनेरिस के सामने अपने बहुत सारे रूप बनाकर इस शहर के तकरीबन सभी अमीर लोगों को मार देता है। वो एक एक करके सबके गले काट देता है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। यह वो डेनेरिस को उस अजीब जगह के बारे में भी बता देता है जहाँ उसके ड्रैगन को रखा गया था, पर वहाँ डेनेरिस को अकेले ही जाकर अपने ड्रैगन्स को लाना होगा। अगली सुबह जॉन और जंगली लड़की की आँख खुल जाती है और क्योंकि जॉन ने उसे बांधा हुआ था इसलिए रस्सी के सहारे वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की अपनी रस्सी ढीली करके उस पर टांग मार के जॉन पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने सभी साथियों को वहाँ लेकर आई जो चारों तरफ से जॉन को घेर लेती है। जेमी जो कैसे भाग गया था उसे दोबारा से सिपाही पकड़ लेती है और कैंप में उसे फिर से ले जाया जाता है। विंटरफेल में रॉब का सौतेला भाई यह रॉब के दोनों छोटे बहन भाइयों को ढूंढ रहा था, पर काफी ढूंढने के बाद भी जब वो उसे नहीं मिलते तो वहाँ के 2 बच्चों को मारकर उन्हें जला देता है और उनकी लाशों को वह रस्सी के सहारे लटका दिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि उसने रॉब के दोनों बहन भाइयों को मार दिया। अब जब इस सौतेले भाई की बहन यहाँ आई तो बच्चों की लाशों को देखकर उसे भी ऐसे ही लगता है, इसलिए वो अपने भाई को जल्दी से यहाँ से चलने का कहती है क्योंकि वो उसे ले जाने ही आई थी। वजह यही थी कि इन बच्चों के मरने की वजह से अब कभी भी यहाँ विंटरफेल में हमला हो सकता था, पर वो विंटरफेल को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। दीवार के उस पर जंगली लोगों ने
जॉन को पकड़ लिया था, जिसे लेकर वो जंगली इंसान हड्डियों के लॉर्ड के पास आती है, क्योंकि उसने अपने पूरे जिस्म को हड्डियों से कवर्ड किया हुआ था। वो जॉन को देखते ही उसे मारने का हुक्म देता है, पर वो लड़की जिसे जॉन ने पकड़ा हुआ था वो उन्हें मना करके उसकी जान बचा लेती है। यहाँ उसे अपना एक सिपाही भी मिलता है जिन्हें भी जंगली लोगों ने पकड़ लिया था। वो बताती है कि इन बुरे लोगों ने हमारे सब लोगों को मार दिया है। उधर जेमी की डैड इन दुश्मनों की हेड रॉब पर हमला करने के लिए निकल जाती है। इस वजह से नाइट स्टार की छोटी बेटी परेशान हो गई और वो दोबारा से उस बहादुर वॉरियर को ढूंढने लगती है ताकि उसे जेमी के डैड का नाम बता सके और वो उसे मार दे, पर वो उसे नहीं मिलता। कैपिटल शहर में बोना भी अपने साथियों के साथ मिलकर जंग की तैयारी कर रहा था, क्योंकि स्टैनिस उन पर कभी भी हमला कर सकता था। स्टैनिस तो जंग के लिए पूरा तैयार था। वो अपने बहुत सारी शिप्स लेकर कैपिटल शहर की तरफ निकल जाता है। उधर नाइट स्टार की बेटी को बहादुर वॉरियर मिल तो गया था, पर वो काफी लेट हो गई थी क्योंकि जेमी के डैड वहाँ से जा चुके थे। तो इसीलिए वो बहादुर वॉरियर से जिद करके वहाँ से उसे ले जाती है। रात के वक्त बहादुर वॉरियर दुश्मन के सभी सिपाहियों को मौत की नींद सुला देता है, जिसके बाद वो सब यहाँ से भाग जाती है। अब नाइट स्टार की वाइफ ने जेमी को खुद ही दोबारा आजाद कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई जेमी को मार ना दे, क्योंकि अगर जेमी मारा गया तो उन्हें उनकी दोनों बेटियां कभी वापस नहीं मिलेंगी। इस मकसद के लिए उन्होंने फीमेल गार्ड को भी जेमी के साथ भेजा ताकि वो उसे सही सलामत कैपिटल शहर छोड़कर आ सके। कैपिटल शहर में स्टैनिस अपनी शिप्स लेकर पहुंचने वाला था। यहाँ सबसे आगे वाले शिप पर स्टैनिस का राइट हैंड खड़ा था, क्योंकि वो सबको लीड कर रहा था एक लीडर की तरह। थोड़ी ही देर में इनकी सारी शिप्स कैपिटल शहर के गेट पर पहुंच गई, पर इन्हें वहाँ किंग के बेटे की एक भी शिप दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी साइड से किंग का बेटा भी अपनी शिप के साथ गेट के पास आ गया था, जिससे स्टैनिस की सारी शिप्स साफ साफ दिखाई दे रही थी। इतनी सारी शिप्स को देखकर वो बहुत डर गया और बोने को देखने लगा कि उसे जरा भी परवाह नहीं है, ऐसे तो वो मारे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास शिप्स बहुत कम थी। क्योंकि वो दरअसल नहीं जानता था कि बोने का प्लान तो कुछ और ही है, तो उन्हें कुछ नहीं होगा। अब तभी स्टैनिस के राइट हैंड को अपनी तरफ एक शिप आती हुई दिखाई दी। उन्होंने जैसे अपने सिपाहियों को इस बारे में बताया, वो सारे अलर्ट होकर अपने तीर उस तरफ कर लेते हैं। फिर जैसे वो शिप इनके पास आई तो उसमें एक भी सिपाही नहीं था, बल्कि उसमें था वो खतरनाक केमिकल जो पानी में गिरा था, क्योंकि यही उस बोने का प्लान था। वो अपने सिपाही को सिग्नल देकर इशारा करता है, जिसके बाद सिपाही एक जलता हुआ तीर उस शिप में दे मारता है। वहाँ आग लग गई, जो फैलती फैलती स्टैनिस के राइट हैंड की शिप की तरफ चली गई, क्योंकि सबसे आगे उनकी शिप थी, जिससे उनकी शिप पूरी जल गई और वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो गया। पूरी शिप तबाह हो गई, जिससे वो राइट हैंड और उनका बेटा दूर जाके पानी में गिरते हैं। लेकिन स्टैनिस अभी भी नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार वो कैपिटल शहर के गेट पर आ ही जाता है। यह आते ही उसने भारी हमला बोल दिया। पहले तो बारिश की तरह तीर बरसाए, फिर तलवारों से भी वो उनके सिपाहियों को मारता गया। अंदर महल में सारी औरतें महफूज थीं। यहाँ किंग की वाइफ अपने बेटे को अंदर बुलाने का हुक्म देती है, क्योंकि अभी जंग स्टैनिस जीत रहा था और अगर वो जीत गया तो किंग की वाइफ को अपने बच्चों समेत जहर खा के अपनी जान देनी होगी। इस जंग में वो जला हुआ सोल्जर भी लड़ रहा था, पर उसे आग से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो आग को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि बचपन में उसके भाई ने उसका चेहरा आग से जला दिया था, इसीलिए वो जंग छोड़कर जाने लगा। यहाँ पर किंग का बेटा भी जंग छोड़कर चला जाता है और अब अपनी टीम को लीड करने वाला यहाँ सिर्फ बोना ही बचा था। वो अपने लोगों को इकट्ठा करके उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें स्पीच देता है, जिससे उन लोगों में हिम्मत पैदा हुई और वो अपनी अपनी तलवारों को ऊपर करके वाह वाह के नारे लगाते हैं। जिसके बाद वो फौरन बाहर आकर बड़ी हिम्मत और बहादुरी से लड़ने लगते हैं, जिस चीज की पहले उनमें कमी थी। इस जंग में बोना भी लड़ रहा था, पर तभी यहाँ एक गार्ड आकर उसके सर पर वार करके उसका चेहरा जख्मी कर देता है। इससे पहले वो बोने को जान से मारता, पीछे से बोने का साथी आकर उस गार्ड के सर में अपना रॉड घुसा देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। वो आकर फिर बोने को बचाता है, उसे संभाल रहा था क्योंकि उसका चेहरा जख्मी हो गया था। स्टैनिस की आर्मी बहुत बड़ी थी, वो लगातार आगे बढ़ रही थी और इन पर भारी पड़ रही थी। लेकिन तभी अचानक कहीं से बहुत सारे सिपाही घोड़े पर बैठकर वहाँ आ जाते हैं। बड़ी बहादुरी से स्टैनिस की आर्मी से लड़ने लगते हैं। खुद को हारता हुआ देखकर किंग की वाइफ अपने बच्चे को जहर देने वाली थी, पर तभी यहाँ उसके डैड आकर जहर को फेंक देती है और बताने लगे कि दुख मत करो, खुशखबरी है, हम जंग जीत गए हैं। जो सुनकर वो बहुत खुश हो गई। सच में स्टैनिस की पूरी आर्मी को इन लोगों ने मार दिया था और अकेला स्टैनिस ही बचा था, जिसकी तरफ भी लोग बढ़ने लगे। तो वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। सुबह उठकर बोना देखता है कि उसे तलवार लगने की वजह से चेहरे पर कट का निशान बन गया है, जिस वजह से वो दुखी हो गया। रोब अपनी मॉम को बताता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इस पर उसकी मॉम समझाने लगी कि जब हम जंग के लिए जा रहे थे तो पुल पार करने के लिए मैंने वहाँ के हेड से एक सौदा किया था कि मैं तुम्हारी शादी उनके बेटे से करवाऊंगी, इसीलिए अब तुम्हें उससे शादी
शादी करनी होगी, पर रोब उनकी बात ना मानकर अपनी पसंद की शादी कर लेता है। डेनेरिस जादूगर की बताई हुई उस जगह पर अपने ड्रैगन को वापस लेने चाहती है। वो एक सुनसान अंधेरे जैसी जगह पर आ गई थी, जो पूरी जगह जादुई थी। आगे बढ़कर वो जैसी जगह पर आई तो उसे सबसे पहले जुपिटर शहर का थ्रोन तख्त दिखा, जिसके साथ ही वो जगह दीवार की दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई। वो आगे बढ़ने पर उसे एक कैंप में अपना हस्बैंड दिखा, जो जिंदा से ही सलामत था और उसने गोद में उनका बच्चा पकड़ा हुआ था। ये देखकर डेनेरिस समझ गई कि मेरा ध्यान भटकाने के लिए ये किस्म का जादू किया हुआ है, इसीलिए वो फौरन वहाँ से चली जाती है। वो अब एक दूसरी जगह पर आ गई थी, जहाँ उसे अपने तीनों ड्रैगन्स मिल जाती है, लेकिन उनकी गर्दनों पर जंजीरें बांधी हुई थी। अब तभी पीछे से जादूगर भी आ जाता है, जो अपने जादू से डेनेरिस को भी बांध देता है। उसकी भी कलाई पर जंजीर वाली हथकड़ी लगा देता है। ये देखकर डेनेरिस को एक आइडिया आया और वो अपने ड्रैगन को अपना नाम डेनेरिस बोलने को कहती है। जैसे ड्रैगन ने ये बोला, वो आग उगलने लगी। तब डेनेरिस ने आग को अपनी ताकत से कंट्रोल करके उसे जादूगर की तरफ कर दिया। आग इतनी ज्यादा थी कि वो जादूगर को जला देती है, जिससे उसकी मौत हो गई। जादूगर की मरते ही क्योंकि जादू टूट गया था, इसीलिए उन सबकी जंजीरें भी खुल गई थी। अब डेनेरिस अपने सिपाही की मदद से उस बड़ी तिजोरी को खुलवा देती है, जिसमें सोना था, पर उसे खोलने पर अंदर सोने का एक टुकड़ा भी नहीं था, जिससे वो समझ गई कि इसका मतलब यहाँ की हेड ने मेरे साथ झूठ बोला था उसे शादी करने के लिए। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि मेरे एक सर्वेंट ने मुझे धोखा दिया। उसने यहाँ की हेड के साथ मिलकर ड्रैगन्स को चोरी करने में मदद करवाई थी, तो इसलिए सजा के तौर पर वो उन दोनों को उस तिजोरी में बंद करवा देती है। उधर स्टैनिस जादू करने पर गुस्सा करने लगा। वो उसे गले से पकड़ लेता है, कहने लगा, तुमने तो कहा था कि अगर मैं कैपिटल शहर पर हमला करूंगा तो जीत जाऊंगा, पर बता मैं क्यों हारा, वो भी इतनी बुरी तरह से। तब जादूगर ने उसे हौसला देती है, कहती है कि अब ना सही अगली बार जीत जाओगी। इतना कहकर वो उसे आग में उसकी जीत दोबारा से दिखाती है। रोब का सतीला भाई पूरे विंटरफेल को बंद करवा देता है। अब हालांकि उसके पास बस 20 सिपाही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपने लोगों को स्पीच देकर उनका हौसला बढ़ाता है। लेकिन तभी उसका एक सिपाही पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि ये सारे सिपाहियों का प्लान था। उसे बचाने के जैसे बूढ़ा सिपाही आगे आया, ये लोग रॉड से उन्हें भी मारकर जख्मी कर देते हैं। वो वहीं गिर गई, जिसके बाद वो रोब के सतीले भाई को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जंगली लड़की नाइट स्टार के छोटे बेटे और 2 लोगों को लेकर वहाँ से बाहर आती है, जहाँ उन्हें वो बूढ़े जख्मी सिपाही मिल जाते हैं, जिनकी हालत इतनी खराब थी कि वो बस मरने वाले थे। वो लोगों से कहती है कि तुम्हें दीवार के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जॉन है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, वरना ऐसे तुम्हें खतरा है। फिर वो जंगली लड़की से कहती है कि प्लीज मुझे मार डालो, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मेरा ठीक होना भी नामुमकिन है। नाइट स्टार की बेटी अपने दोस्तों के साथ भाग जाती है। उसे रास्ते में दोबारा से बहादुर वॉरियर मिलता है, जिसे वो कहती है कि मैं भी आपकी तरफ बहादुर बनना चाहती हूँ, लोगों को मारना सीखना चाहती हूँ। इस पर वो कहने लगा कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो, ये काम मत करो, तुम्हारे लिए हर बार ये काम मैं कर दिया करूँगा। जो कहकर वो उसे एक सिक्का देता है, कहने लगा कि तुम जिसको भी मारना चाहती हो उसे ये सिक्का दिखा देना, और बस ऐसा होते ही वो इंसान मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं उसे मार दूंगा। ये कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया, लेकिन जैसे ही पलट कर देखा उसका चेहरा बदल चुका था, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिससे हम समझ पाते हैं कि वॉरियर होने के साथ साथ वो एक जादूगर भी है। दीवार के उस पर जॉन के 3 सिपाही यहाँ पर अपने नाइट साथियों को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी अचानक उन्हें 3 हॉर्न की एक साथ बजने की आवाज आती है, जिससे वो लोग इतना डर गए कि फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। असल में 3 हॉर्न्स के बजने का मतलब है कि यहाँ ज़ॉम्बी डीमंस हैं, और इतने सालों बाद क्योंकि आज 3 हॉर्न बची थी, जब भी वो लोग इतना डर गए। जॉन का एक सिपाही जब भाग रहा था तो अचानक वो गिर जाता है, इसलिए वो जल्दी से जाकर पत्थर के पीछे छुप गया, जिसके बाद आखिरकार वहाँ ज़ॉम्बी डीमन आ ही जाता है, जिसकी जिल्द अजीब सी सफेद रंग की थी, चेहरा भी बहुत बदसूरत डरावना सा था, और वो एक मरे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। आंखें नीली चमकदार थी, हाथ में उसने बर्फ की तलवार पकड़ी हुई थी। जैसे उसने चीखकर तलवार को हवा में किया, अचानक उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी आर्मी भी आ गई। जो सारे मरे हुए लोग थे उनकी भी हालत बहुत खराब थी। वो सब सफेद ज़ॉम्बीज थे जो अब तबाही मचाने आगे बढ़ रहे थे। जॉन कदर छुपकर ये सब देख रहा था। उसकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि ज़ॉम्बी डीमन की आर्मी बहुत बड़ी थी। और इसी के साथ दूसरा सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।